हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर, जो होगा हमारा सेकंड लेक्चर। इसमें हम करा रहे थे सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। उसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट चैप्टर था, वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हम पहले कैसे घुमंतू के रूप में जाने जाते थे, हम आदिवासी हुआ करते थे। खाना इकट्ठा और शिकार पे हमारा जीवन निर्वाह होता था। तो उससे कैसे हम एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ, या फिर जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, कैसे हम हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग या फिर खेती बाड़ी में अपने आप को विकसित किया, ये देखेंगे। तो इसका ओवरव्यू ये रहने वाला है चैप्टर का, कि सबसे पहले क्या देखेंगे क्वेश्चन में, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन दे, मतलब वो मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों प्रवाह या फिर माइग्रेट करते थे, क्यों जाते थे। और हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे कोई भी आदिवासी व्यक्ति, या फिर जो पुराने समय के, आपको भी पता है जो इतिहास है हमारा बहुत ही पुराना है, तो हम इतनी पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं, तो ये भी समझेंगे। इसके बाद चूजिंग अ प्लेस, और कहाँ रहते थे वो, जैसे ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में उनके जो घर थे, जो निवास स्थान था, उनमें क्या परिवर्तन आते थे, और वो अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते रहते थे। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो शुरुआती समय में फार्मिंग और पशुपालन, खेती और पशुपालन, जानवरों को पालना, इन दो गतिविधियों में कैसे तेजी देखने को मिली, या कैसे इनकी शुरुआत हुई। न्यू वे ऑफ लाइफ ही लाइफ ऑफ लाइफ, इसमें जो जीवन जीने के नए तरीके हैं उनमें क्या देखने को मिला हमें। टॉवर्ड्स अ सेटलमेंट लाइफ, तो सेटलमेंट लाइफ जैसे परमानेंट, हम पहले क्या खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, फिर कैसे हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि हम परमानेंट या फिर एक स्थान पर रहकर जीवन गुजारने लगे, किसके बजाय, घूमने के बजाय। तो ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग, तो हंटिंग गैदरिंग से या फिर गैदर से क्या समझते हैं, कौन, दे हंटेड, या किसकी बात हो रही है, जो भी आदिवासी लोग हैं, जो पुराने समय के लोग थे। दे हंटेड वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग मीन्स शिकार करना। शिकार किसका करते हैं, या फिर किसका करते थे आदिवासी लोग, एनिमल्स का। फिशिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे नदी के किनारे, जो उनका निवास स्थान था, या फिर वो नदी के किनारे ही अपना, या फिर नदी के आसपास ही अपना घर बनाते थे, या फिर जो भी गुफा थी वो नदी के आसपास ही उसमें निवास करते थे, क्योंकि नदी से बहुत सारी सुविधाएं हैं, मछली पकड़ना, पानी की सुविधा, और और भी कई प्रकार के हैं। जैसे कि शिकार में अगर कोई जानवर आ गया तो नदी भी उनकी सहायता कर सकता है बचाव के लिए, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाए। तो अलग अलग प्रकार के फायदे हैं चिड़िया के, इन सबको क्या करते थे, शिकार करते थे। और खाना खाने, जो भी उनका फूड था, फूड उनका मेन यही था, शिकार करके जानवरों को खाना, फ्रूट्स, जंगली जो फल थे, जंगल से फल तोड़कर उनके रूट को खाना। पिछले लेक्चर में भी बताया था, कंदमूल, ये फल, इन सबको जंगल से प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब देखते हैं, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो ये हंटर गैदरर्स या फिर शिकारी थे, या आदिवासी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह किन कारणों के कारण वो जाते थे या फिर घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह। देर आर मेनी रीजन्स, इसके कई कारण हो सकते हैं। हैड टू गो, इसमें देखते हैं कौन कौन से कारण थे। तो पहला है हैड टू गो इन सर्च ऑफ फूड, पहला हो सकता है खाने की तलाश में, कि इस जगह पे वैसा खाना नहीं मिल रहा हो, या फिर जैसे एक मैंगो का एग्जांपल देखते हैं, या फिर किसी भी फ्रूट का, या फिर किसी भी फल का, जैसे इस प्लेस पे उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि उनके पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके,
इसलिए वो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे जहाँ पर खाने की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। पहला रीजन हो गया खाने की तलाश में, फूड की तलाश में। सेकेंड है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। तो सेकेंड भी खाने की तलाश में, लेकिन इसका एग्जाम्पल अलग है। पहला तो है कि फूड, जैसे पहला तो हो गया खाना, जैसे यहाँ पर वो या फिर कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है लेकिन दूसरे स्थान पर उपलब्ध है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सेकंड क्या है, छोटे एनिमल्स, जो जानवर होते थे, जो उनके क्या होते थे, छोटे, जो उनको आसानी से पकड़ सके या उनको मार सके, जैसे खरगोश हो गया और भी अलग अलग जानवर। उनके शिकार के दौरान वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ पर वो जानवर मौजूद हो, या फिर उनके पीछे भागते हुए चले गए दूसरी जगह, ऐसे भी हो सकता था। अब ये बताया गया इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास। तो ये बताया गया है हिरन के जानवर में एग्जांपल दिया है डियर यहाँ पर, और वाइल्ड कैटल जो जंगली जानवर होते थे उनकी तलाश में, और ग्रास एंड लीव्स। आपको भी पता है कि जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं वो भी खाने लायक होते हैं, तो उनको उनकी जानकारी थी कि कौन से फल या फिर कौन से पेड़ पत्तियां खाने लायक हैं जो उनके जीवन निर्वाह में सहायता करेंगी, तो उनकी तलाश में भी जाते थे। That is why those who hunted them had to follow their movement। इसलिए जो उनके जानवर खाते थे उनको पता था कि वो उनके जानवर कौन कौन से खाने पर निर्भर करते हैं, जैसे डियर हो गया वो पत्तियां खाते हैं, तो उनको पता है कि ये पत्तियां यहाँ पर मिलेगी, इसलिए ये जो हिरन है वो यहाँ पर जरूर आएगा, तो तभी उनका शिकार कर लेंगे, तो इसलिए भी वो मूवमेंट करते थे। दूसरा रीजन हो गया। ठीक है, थर्ड है मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। आपको भी पता है जैसे एक सीजन में कोई फ्रूट फ्रूट होता है या फिर फ्रूट मिलता है, जैसे समर में मैंगो मिलता है, और तो अगर सीजनल फ्रूट की तलाश में अगर उनको जाना हो, तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ साइड में ज़्यादा मतलब गर्मी में समर सीजन में क्या मैंगो मिलता है, तो वो कौन सी जगह पे आएंगे, अगर उन्हें मैंगो खाना होगा तो हमारे इक्वेटर है जहाँ पर नॉर्थ साइड आना होगा, वहीं उनको कोई और फल या फिर कुछ और संसाधन जिस पे उनका जीवन निर्वाह होता है, चाहे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपके मन में आ रहा हो, लेकिन वो तभी, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, बनाना या फिर वाटरमेलन, तो ये कौन सा सीजन में उगता है, ये भी समर में ही उगता है, मिसाइल फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो इसको प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन से सीजन में का इंतजार करना पड़ेगा या कौन से जगह से मूवमेंट करना पड़ेगा, ये उस पर डिपेंड करता था। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि सीजन टू सीजन वो वेरी करता था, उसमें पता चलता था सीजन टू सीजन कि वो तो किस खाने की तलाश में या किस कारण मूवमेंट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर क्या है, रिवर है, लेकिन गर्मी के कारण, गर्मी के जो मौसम होता है उसमें ये यहाँ का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन जो दूसरी जगह है वहीं पर कोई दूसरी रिवर है वो फ्लरिश होती है, उसी समय वहाँ पर पानी मौजूद होता है। तो यहाँ सूख गई रिवर, तो वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर होगी उनकी। तो आई होप समझ में आया हो। तो एक और एग्जांपल में मेनी रिवर्स एंड लेक्स पेरिनियल। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल उनमें पानी मौजूद हो, उनका पानी कभी सूखता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, पेरिनियल। अदर आर सीजनल, कोई कोई रिवर क्या होते हैं, सीजनल होते हैं कि किसी मौसम में या फिर किसी पर्टिकुलर मौसम में उनमें पानी होता है, लेकिन ज़्यादातर मौसम में क्या होता है, वो सूख जाती है, लेक हो, झील हो या फिर रिवर हो, सूख जाती है। तो उसी के कारण भी क्या होता था, मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
तो ये बताया गया इन सर्च ऑफ वाटर। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। ये हमने पहले आपको बता दिया था कि ये क्या है, एनसीईआरटी की पूरी समरी है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने पूरे समराइज फॉर्म में एकदम एक पीडीएफ में ला दिया है। इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी हम लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर पे। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल। तो आपको भी पता है कि हम जो भी पुराने समय के लोग हैं उनके बारे में कैसे जानते हैं, उनके बनाए गए उपकरण, टूल्स के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, और जो उन्होंने अवशेष छोड़े हैं उनके द्वारा। तो हम जानेंगे ये अवशेष कौन कौन से थे और ये उपकरण टूल्स कौन कौन से थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। किसके स्टोन्स बनाते थे, स्टोन के, पत्थर के, क्योंकि उस समय किसका आविष्कार नहीं हुआ था, ये किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, किसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं थी। वो थे हमारे खनिज पदार्थ, वो थे हमारे मेटल के पदार्थ, धातु की उत्पत्ति या फिर उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय किसकी जानकारी थी, सिर्फ स्टोन की, पत्थर की। तो जब स्टोन की जानकारी है तो जो उपकरण बनाए जाएंगे, टूल्स बनाए जाएंगे या जिनका भी प्रयोग होगा वो किसका होगा, पत्थर का ही होगा, ये बताया गया। और वुड, वुड आपको भी पता है कि जंगल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका उपयोग होता था किसे बनाने में, टूल्स बनाने में। किनका, वुड का, बोन का, जानवर की हड्डी का, और तीसरा क्या है, स्टोन का। इन तीन पदार्थों से क्या बनाया जाता था, टूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। जो पेड़ की छाल है उसको निकालने के लिए, मीट को, जानवर के जो मांस है उसको काटने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए, इन सब के लिए यूज होता था, उपयोग होता था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और एनिमल्स स्किन को छुपाने के लिए, जो फ्रूट, फलों को काटने, उनकी जड़ें हैं उनको काटने, टू मेक स्पेयर्स एरो ऑफ हंटिंग। और एक तीर की तरह कमान, जो भाला देखा होगा आपने, उसको पैना करने के लिए भी इसका स्टोन का यूज होता था, उपकरण का यूज होता था। आई होप समझ में आ रहा हो यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच वाज यूज्ड एज फायरवुड। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो अलग अलग स्टोन्स या फिर टूल्स, उपकरण, उसका यूज किस लिए होता था, लकड़ियों को काटने के लिए, छीलने के लिए, और उन्हीं से द्वारा वर यूज टू फायरवुड। जो फायर की, जो आपने देखा होगा लकड़ी, उसको जलाने में उसकी सहायता करती है। और जो घर है, हट है हमारे, झोपड़ी है, और इन सब के लिए यूज होता था हम बनाने के लिए। तो आई होप समझ में आया हो कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो इन लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, जो उन्होंने ये टूल्स बनाए, उपकरण बनाए, किसके द्वारा, हड्डियों के द्वारा, किसकी, जानवरों की, और लकड़ियों के द्वारा, और पत्थरों के द्वारा। जो इन्होंने उपकरण बनाए वो उनके अवशेष आज भी मिलते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा और इन जानकारी इकट्ठी की इतिहास के बारे में। तो इसी कारण से हम जानते हैं, इसके बारे में हम कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा है, जानकारी इकट्ठी की है हंटर और गैदरर्स की। कहाँ से, ये यहाँ पर प्लेसेस बताई गई है कि चिरांद है, ये जगह के नाम है, ये कहाँ पर है, बिहार में है। बुरझौम, ये जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखेंगे हम इसको, अभी बस ओवरव्यू है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है जगह। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ये सब है, कुरनूल आंध्र प्रदेश, ये सब, इनाम गाँव। तो ये सब देखेंगे हम कहाँ पर है, और उसकी ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए, तो ये आगे हम थोड़ा ये 6th क्लास के नज़रिए से गहराई से समझेंगे। और
इसके आगे भी हम जब यूपीएससी की क्लास कराएंगे तो उसको पूरी गहराई से समझेंगे कि इन प्लेसेस के क्या मायने हैं, जो आगे सिटीज़ बनी उनमें इन्होंने कैसे अपना योगदान दिया, ये सब भी। मेनी सिटीज़ वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। जैसे आपको पता है कि किसी भी सिटीज़ को मतलब उनको फ्लरिश करने के लिए, उनको एक डेवलप्ड फेज में आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वहाँ की सोसाइटी। और सोसाइटी कहाँ से है, उनको सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर। अगर वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो कोई भी सोसाइटी क्या करेगी, फ्लरिश करेगी। तो जैसे ये नदी है, इसके किनारे क्या हुआ, ज़्यादातर सिटी का निर्माण हुआ, यही बताया गया है यहाँ पे। क्योंकि आपको भी बताया कि पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था कि जो पानी है हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, इसी के कारण यहाँ पर संसाधन मिलते हैं। संसाधन में क्या, पानी, पानी और यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी और जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में छोटी छोटी नावों के सहारे व्यापार है उससे बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट में वृद्धि होगी। और इसमें जो फिश पाई जाएगी उसे बेचकर उस पर निर्भर रह के जीवन निर्वाह करना आसान होता है। तो इसलिए जो भी सिटी हुई, शहर हुए, वो कहाँ बसे, वाटर, जहाँ पर वाटर की, पानी की बहुलता थी, सच एज रिवर, रिवर के किनारे हो गए, कोई बड़ी सी लेक हो गई, वहीं पे वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजली अवेलेबल। और यहाँ पर क्या थे, अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के वो क्या थे, स्टोन्स आसानी से उपलब्ध थे, क्योंकि इनके आसपास ही जो संसाधन थे उनकी बहुलता थी, अच्छे अच्छे पत्थर ये सब पाए जाते थे। यही बताया गया। टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। तो इसमें टेक्निक बताई गई है कि कैसे बनाते थे एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ के। तो ऐसे ही आग का निर्माण भी हुआ कि जैसे कि किसी पत्थर को हम क्या कर रहे हैं, शेप में लाना हो, तो हम एक दूसरे को ऐसे टकरा रहे हैं, तो वहां से चिंगारी उत्पन्न हुई, तो लोगों ने उसका एहसास किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी। तो ऐसे ही हर चीज़ का आविष्कार हुआ। स्टोन ऑन स्टोन, पहली टेक्निक क्या है, पत्थर पर पत्थर मारने से। जैसे कोई पत्थर है और दूसरे पत्थर पर मार के उसको शेप में लाया जाता, आकार में लाया जाता था जिस हिसाब से वो चाहते थे। वन स्टोन यूज्ड एज हैमर एंड ऑन अनदर। जैसे हम आज हथौड़ी का उपयोग करते हैं किसी चीज़ को शेप में लाने के लिए, कील को, या कोई भी चीज़ जो हमें उसको अपने आकार के अनुसार चाहिए। तो उस समय हैमर तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन हम एक बड़े पत्थर या मजबूत पत्थर का उपयोग हैमर की तरह करते थे उस समय। तो पहले के जो हथियार थे वो कैसे थे, ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे। ये किसके, पत्थर के बनाए जाते थे, स्टोन के। और ये ज़्यादातर वुड या फिर किसका होता था, बोन का, किसके, जानवरों के। तो यही है main। इसके आगे हम देखेंगे कैसे इनमें परिवर्तन आते हैं, इनके टूल्स में, इनके जो मारने वाले या फिर इनके उपयोग किए जाने वाले उपकरण या हथियार में। प्रेशर फ्लैकिंग, तो इसमें एक है प्रेशर देके जो आकार है उनको बदला जाता था। तो दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग। तो टेक्निक बताई गई है, कोर प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस एंड हैमर स्टोन वर यूज्ड टू रिमूव फ्लेक्स। तो यही है, उनकी जो ऊपरी परत है उसको हटाकर शेप में लाया जाता था। दो टेक्निक का जिक्र किया गया है, ये याद रखने की आवश्यकता है कि कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी स्टोन बनाने में। तो पहली है स्टोन ऑन स्टोन, सेकेंड है प्रेशर फ्लैकिंग, और एक नेक्स्ट है ये पाटने। पाटने एक जगह है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। वहाँ पर क्या मिलेगा, ऑस्ट्रिच के शेल मिले हैं, उनके जो छिलके हैं ना वो मिले। फाउंड इन पाटने, महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाटनी जगह है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रिच के शेल, ऑस्ट्रिच के छिलके कहाँ मिले। पैलियोलिथिक पीरियड, हम जानेंगे पैलियोलिथिक पीरियड किसे कहते हैं, कोई पैलियो का क्या अर्थ है, लिथिक का क्या अर्थ है, लिथिक का स्टोन, ये सब हम देखेंगे अभी। ऑस्ट्रिच शेल्स, पहले ये देख लेते हैं। ऑस्ट्रिच शेल्स डिजाइंड एंड यूज्ड फॉर बीड्स। बीड्स किसे कहते हैं, जैसे हम जंतर मंतर नहीं बनाते या फिर कुछ लॉकेट जैसा बनाना हो गले में पहनने के लिए, उसी को बीड्स कहते हैं। जैसे ऐसे लॉकेट टाइप का होता है, तो इसको बनाने में या फिर इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रिटिश शेप की चीज़ें यहाँ पे इसमें यूज़ की गई है। हम देखते हैं साइट्स, प्लेसेस वेयर द रिमेन्स थिंग्स
टूल्स पोर्ट्स फाउंड। अब देखेंगे कि यहाँ पे रिमेन्स मतलब अवशेष, जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी, चाहे वो पोर्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इमारत, मटके, टूल्स उपकरण यहाँ पर मिले हैं। These were made, used and left behind by people. ये उपयोग किए गए थे किनके द्वारा? लोगों के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा वहीं पर छोड़ दिए गए। ये इसका तात्पर्य है या मतलब है। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth. तो ये जो अवशेष वहां पर छोड़े गए वो कहाँ पर मिले? वो सरफेस पे भी मिल सकते थे या फिर मिले होंगे जमीन के अंदर भी मिले होंगे, क्योंकि इतने सालों के बाद आपको भी पता है मौसम में कितना परिवर्तन आया हुआ, तूफान आए हुए, आंधी आई होगी, बाढ़ आए होंगे, तो उसके कारण जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भी स्थापित हो गए होंगे। तो ये बताया गया कि ये कहाँ कहाँ पाने की संभावना थी? अंडर द अर्थ, या फिर जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर गड़ी हुई मिली, सरफेस के ऊपर कहीं ऐसे मिल गई, समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कई बार समुद्र में या फिर नदियों के या फिर कोई झील, तालाब यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल गिवन एन ऑल्डर साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये बताया गया है कि एक ओल्ड साइट है जो केव्स है एक शेल्टर के रूप में, यहाँ पर जैसा अजंता की गुफाएं, वहाँ पर पेंटिंग के जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। तो यही एग्जाम्पल के तौर पर है कि केव्स का यूज़ किस रूप में करते थे। केव्स मतलब गुफाओं का यूज़ किस में करते थे? एक शेल्टर, घर की तरह, जो अपने बचाव के लिए, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, अंदर सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, जानवरों से सुरक्षा, मौसम से सुरक्षा, तो इसके लिए केव्स का उपयोग करते थे। ये बताया गया है वहाँ पे। अब भीमबेटका, हम जगह का देख लेते हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट प्लेस है इन प्रेजेंट डे। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो ये 6th क्लास के बच्चों के लिए कि इस मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, आपको कैपिटल बतानी है। कैपिटल मीन्स राजधानी, आपको पता होगा। तो आज का होमवर्क ये है कि जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनकी राजधानी क्या करनी है, कैपिटल याद रखनी है, और जो मध्य प्रदेश है उसकी कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा हो तो। क्योंकि अभी व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई देखेगा, लेकिन अगर देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी कैपिटल बता सकते हैं। और 28 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने आवश्यक है, तभी आप लोगों से, बाकी बच्चों से आगे बढ़ेंगे। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। These rock shelters are close to नर्मदा वैली। तो ये बताया गया है जो गुफाएं हैं, शेल्टर है, जिनका उपयोग शेल्टर रूम या फिर घर की तरह करते थे, वो कहाँ पर, कि कौन सी वैली, कौन सी घाटी के किनारे मिला है? नर्मदा वैली। ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि भीमबेटका केव कहाँ पर है? भीमबेटका केव कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और कौन सी वैली के किनारे है? नर्मदा वैली। हिंदी में लिख देते हैं नर्मदा घाटी या फिर वैली। यहाँ पर वैली लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन। तो आपको भी पता है कि ये शेल्टर या फिर गुफाओं का उपयोग क्यों करते थे लोग। तो ये आप आंसर में क्या लिखेंगे? बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम, सुरक्षा कहाँ से सुरक्षा प्रदान करते थे? बारिश से, बाहर की गर्मी से, और तूफान या फिर ज़्यादा तेज हवा चल रही है उनसे, जंगली जानवर भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने पूरा आंसर लिख रखा है। इसके बाद आप कोई भी इशू फेस नहीं करेंगे, कोई भी समस्या फेस नहीं करेंगे एनसीईआरटी बुक में, या फिर उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने पूरी समरी यहाँ पर लिख दी है। मेरी केव्स है पेंटिंग ऑन द वॉल, जैसे बताया गया है। केव के अंदर क्या, जैसे वो केव में रहते थे, एक अगर लंबे समय तक या 1-2 दिन तक लगातार रहना पड़ जाए बाहर के मौसम
खराबी के कारण। तो आपको भी पता है बोर होते होते वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आकृतियाँ बनाएंगे, किसी चीज़ से कुछ ना कुछ बनाएंगे ताकि उनका जो दिमागी रूप से मनोरंजन हो सके। तो ये बताया गया भीमबेटका, और जैसे मध्य प्रदेश बीच में हमारे स्टेट है, राज्य है, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। मैपिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कुरनूल केव्स। पहला तो था भीमबेटका केव्स, कहाँ थी, एमपी में। ट्रेसेस ऑफ एशेस, राख के अवशेष। एश मीन्स राख, जैसे हम कोई आग जलाते हैं तो राख बच जाते हैं, लास्ट में उसी के अवशेष कहाँ मिले हैं, कुरनूल के केव्स में, कुरनूल की गुफाओं में। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ राख। ये क्या दर्शाता है, राख क्या दर्शाएगा कि लोग किससे अवगत थे, उनके बारे में, किसके बारे में जानकारी थी उन्हें, आग के बारे में, फायर के बारे में जानकारी थी कि वो आग से अवगत थे, फेमिलियर थे, ये बताए गए यहाँ पे। ओहम्स की नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट, कुरनूल देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश की साइड है। और हौसली नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट, अब पैलियोलिथिक मतलब भी जानेंगे। वर फाउंड हियर, यूज ऑफ लाइमस्टोन वाज प्रोमिनेंट। यहाँ पे लाइमस्टोन का भी उपयोग किया जाता था, जो कच्चे पत्थर थे, जैसे लाइमस्टोन मतलब जैसे मार्बल की, जो आपने देखा होगा मार्बल के पत्थर, उसका भी उपयोग होता था यहाँ पर हौसली साइड में। पैलियोलिथिक साइट वर फाउंड हियर, जो हौसली क्षेत्र था वहाँ पर उससे कौन सा वो प्राप्त हुआ, पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक साइट से अभी हम देखेंगे, उसके बाद आप इसको आंसर लिख सकते हैं। कंटेन स्टोन टूल्स एंड वेपन्स मेड फ्रॉम अ रेडिश ब्राउन चर्ट। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हुंसकी है वो उस जगह में टूल्स कौन कौन से पदार्थों के द्वारा बनाए गए, रेडिश ब्राउन चर्ट, जो एक प्रकार का क्या होता था, पत्थर होता था या पदार्थ होता था, उनके द्वारा टूल्स का निर्माण हुआ, हथियारों का निर्माण हुआ था। तो ये सब बस याद रखने के लिए आवश्यकता है इसकी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मायने रखते हैं। हम देख लेते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक से हमारा क्या तात्पर्य है। तो पैलियोलिथिक साइट कहाँ से प्राप्त हुई या फिर उसकी जानकारी कहाँ से मिली, हुंसगी क्षेत्र से। अब ये देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक 2 मिलियन 20 लाख वर्ष पहले से, ये जैसे हम पहले बना देते हैं, ये जीरो है, ईसा मसीह के जन्म, जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था, इसी के कितने 20 लाख साल पहले। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, 10 लाख, 10 लाख इसका तो 1 मिलियन। और यहाँ पर किसकी बात की है, 2 मिलियन की, तो 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है, 20 लाख ईयर। तो ये किसकी बात हो रही है, BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर आएगा एकदम पहले। और पैलियोलिथिक का क्या अर्थ है, पैलियोलिथिक का क्या अर्थ है ये देखते हैं। लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, ये तो अभी जानेंगे। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स पत्थर, स्टोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैलियो मीन्स क्या है, ओल्ड, पुराना, और स्टोन मीन्स पत्थर, पुराना पत्थर। तो पैलियोलिथिक एज में या फिर जहाँ पर साइट मिली वहाँ पर जो पत्थर प्राप्त हुए, जो भी पदार्थ प्राप्त हुए, वो लगभग कितने 20 लाख साल पुराने थे। इसलिए इसको किस एज में रखा, पैलियोलिथिक एज में रखा, क्योंकि ये 20 लाख साल पुराने थे, ये पत्थर थे ना, कितने 20 मिलियन, 2 मिलियन साल पहले, ईयर एगो प्राप्त हुए। तो इस यहाँ से 3-4 इंपॉर्टेंट है कि पैलियोलिथिक की एज कितनी है, 2 मिलियन से 12,000 साल तक क्या हो जाएगी, हमारी पैलियोलिथिक एज हो जाएगी। अब देखेंगे 12,000 से 10,000 साल मेसोलिथिक एज होती है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं मौसम में, ये भी आगे देखेंगे। फिर उसके आगे कौन सी एज कहलाती है, न्यूलिथिक, ये सब हम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक की एज कोई पूछे तो कितनी है, 2 मिलियन साल से 12,000 साल के बीच में।
2 मिलियन से 12,000 साल के बीच में। ये एज है ना, ये हमारी कौन सी है? पैलियोलिथिक एज। और यहाँ पर पैलियोलिथिक का क्या मतलब है? ओल्ड। और लिथोस का क्या मतलब है? स्टोन या पत्थर। स्टोन टूल, पत्थर के टूल यूज किए जाते थे यहाँ पर। अब देखते हैं मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक पैलियोलिथिक एज देख लिया। अब मेसोलिथिक एज का कौन सा टाइमलाइन है? जैसे हमने सबसे पहले ये डायग्राम बना लिया, तो ये क्या है हमारा? ईसा मसीह के जन्म का साल 0। इसके बाद हमने पिछली क्लास में बताया कि इसके साल बाद वाली ईयर क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, या फिर सी, कॉमन एरा। अगर आपने वो क्लास देखी नहीं तो देख सकते हैं। तो उसके बाद कोई भी अगर 5 एडी लगाओ तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होगी। अगर बीसी लगाओ किसी के सन के पहले, जैसे 5 बीसी लगाओ, तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, 5 बीसी। आई होप समझ में आया हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच में कौन सी एज होगी? मेसोलिथिक एज। अब इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 मिलियन से 12,000 साल तक, ये हमने कौन सी एज बताई थी? पैलियोलिथिक एज। आई होप समझ में आया हो। अब देखते हैं 12,000 से 10,000 साल के बीच में इसमें कौन सी एज होगी? मेसोलिथिक एज। आई होप समझ में आया हो कि 2 मिलियन साल से 12,000 साल के बीच की बात हो रही हो, तो वो कौन सी एज है? पैलियोलिथिक। पैलियो मीन्स पुराना, ओल्ड, लिथिक मीन्स पत्थर। और 12,000 साल से 10,000 साल के बीच की बात हो रही है, तो कौन सी एज है? वो मेसोलिथिक एज। अब देखते हैं एनवायरनमेंट चेंज हुआ। जो मेसोलिथिक एज थी उसमें क्या हुआ? वातावरण में परिवर्तन आए। परिवर्तन कैसे? जन्म जो भूमि थी, सरफेस थी हमारी पृथ्वी का, वो क्या हुआ? गर्म होने लगा। गर्म होने के कारण वहां पर घास के मैदान या ग्रासलैंड की उत्पत्ति या फिर ग्रासलैंड का निर्माण हुआ, जिसके कारण उसने खेती में, ग्रासलैंड ने खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी देखेंगे हम। तो एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण ग्रासलैंड या घास के मैदान, घास का मैदान, इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टाइनी। तो हमने एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी, जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें जो स्टोन टूल्स थे उसकी जो बनावट थी, उसके आकार थे, शेप थी, वो बड़ी थी। चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन वो थोड़ी बड़े आकार में थी। अगर उसका उपयोग इसमें करते थे, आई होप ये लिख लिया होगा आपने। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, ऐसा होता था, या फिर उसका जो सिरा था वो बड़ा होता था। हथियार में टूल्स में उसका जो मुहाना होता था वो बड़े आकार का होता था। लेकिन ये मेसोलिथिक तक आते आते उनके आकार में क्या हुआ? परिवर्तन आ गया, और ये टाइनी, ऐसे नुकीले बनाए जाने लगे, ऐसे, ताकि शिकार करने में आसानी हो। स्टोन टूल्स वर फाउंड दिस पीरियड। इस पीरियड में पाए जाने वाले टूल्स क्या थे? वो माइक्रोलिथिक। माइक्रो मीन्स छोटे, स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। लिथोस मीन्स आपको भी पता है क्या होते थे? पत्थर, स्टोन। हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, आपको भी पता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया जो हैंडल होता था वो किसका बनाया जाता था? लकड़ी का, वुड, या फिर बोन्स का, जानवर की हड्डियों का। सच एज सो एंड सिकल। सिकल जानते हैं आप? सो मीन्स आरी, आप गति होंगे। सिकल मीन्स हसुआ, इससे हम क्या करते हैं? घास काटते हैं, जो ऐसे शेप में होता है, आपने गाँव में देखा होगा। तो ऐसा बनाएंगे। अब देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। तो वही बताया गया है, न्यूलिथिक एज। तो हमने 12,000 से
10,000 के बीच में कौन सी एज देखी थी? मेसोलिथिक। अब देखते हैं 10,000 के बाद वाली एज, उसे क्या कहते हैं? न्यूलिथिक। जिसे न्यू एज भी कहते हैं। 10,000 साल पहले की बात हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे? न्यू एज या न्यूलिथिक। फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब आपको पता है कि जो पैलियोलिथिक एज है उसमें जो खेती थी, एग्रीकल्चर था, या फिर घास के मैदान या ग्रासलैंड, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। वो कब हुई? घास के मैदान की मेसोलिथिक में, क्योंकि मेसोलिथिक में वातावरण, क्लाइमेट, जलवायु, इन सब में परिवर्तन देखने को मिला, जिसके कारण घास के मैदान बने। घास के मैदान बने तो लोगों में क्या हुआ? जानकारी बढ़ी, क्योंकि उसी समय मवेशी इन सब का भी आवागमन या फिर उन लोगों का भी यहाँ पर पलायन होने लगा, उनका भी निर्माण होने लगा। तो मवेशी और खेती की शुरुआत कौन सी एज में हुई? कौन से एज में हुई? न्यूलिथिक एज में। ये क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौसम में परिवर्तन मेसोलिथिक एज में, ये याद रखना है उसमें। फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो पशुपालन है वो इस एज में, न्यूलिथिक में, जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश और खेती, एग्रीकल्चर की शुरुआत न्यूलिथिक एज में। टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एंड एज। और टूल्स को क्या करते थे? पॉलिश किया जाता था ताकि किसी भी चीज में उसका यूज हो तो वो आराम से उपयोग में आ सके, चाहे वो जानवर हो, शिकार में हो, चाहे लकड़ी काटने हो, चाहे घर बनाने में हो, या पत्थर, या फिर किसी अनाज को पीसने में हो। ये बताया गया यहाँ पे। ये न्यूलिथिक साइट है जो हमारी जो ब्लू में है, नर्मदा, महानदी, गंगा, हिमालय, इंडस। अब ये देखेंगे हम, बुरझोंग कौन से स्टेट में पाया जाता है? सीतामढ़ी, जम्मू कश्मीर, महलगढ़, भीमबेटका। ये बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। 12,000 साल पहले मेजर चेंजेस क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। विश्व के वातावरण में क्या है? परिवर्तन आने शुरू हो गए। शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। क्या हुई? जो धरती थी हमारी वो क्या हुई? गर्म हुई, वार्म हो गई। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसके कारण घास के मैदान का निर्माण हुआ, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, जो क्या थे? हिरन थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो भी पालतू बनाए जाने वाले जानवर थे, जो मेनली किस पर? घास पर, या फिर जो शाकाहारी थे, वही तो किस पे निर्भर होंगे? ग्रासलैंड पे निर्भर होंगे। आपको भी पता है कि डियर क्या खाते हैं? घास खाते हैं, गोट, ये सब। तो उनको क्या हुआ? सर्वाइवल के लिए घास की जरूरत पड़ी, या घास की नीड थी, और इन्हीं जानवर को हमने क्या करा? हर्डिंग के लिए यूज करा, पशुपालन में यूज किया। Those who hunted these animals now followed them. अब आपको पता है हिरन को कौन फॉलो करेगा? कोई बड़ा जानवर करेगा जो इसका शिकार करता है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। या फिर जो जानवर या जो इंसान इनको फॉलो करता था, तो उनके बारे में क्या हुआ? धीरे धीरे इनको ऑब्जर्व करके इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक या फिर हमारे लिए डेंजरस नहीं है, या हम इसको पशुपालन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी है। और इनको सीजन ब्रीडिंग, मतलब जो इनकी संख्या है उसको बढ़ाने के लिए हमें एक सीजन का वेट करना होगा, तभी इनमें क्या होगा? ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन करके ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। हमने ये भी ऑब्जर्व किया। इट इज लाइकली दैट इज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग। तो इसी से ही क्या हुआ? ग्रासलैंड से ही हर्डिंग की शुरुआत हुई, पशुपालन उसकी शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई। तो यहीं से हम ये देख सकते हैं। देखते हैं फूड गैदरर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले क्या थे? फूड गैदरर्स थे, खाना ढूंढते रहते थे इधर उधर घूम के। फिर उसके बाद क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल को क्या करा? पालतू बनाया, पालतू बनाया। हंटर, एग्रीकल्चर।
तो ये सीक्वेंस में पहले क्या था, फूड कैप्चर्स थे, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया, उसके बाद हंटिंग भी करते थे, फिर एग्रीकल्चर खेती की शुरुआत हुई। ये 4 मेन कारण थे इनके एवोल्यूशन। आई होप समझ में आया हो। एवोल्यूशन मीन्स क्रांति, क्रांति मीन्स बदलाव। क्या बदलाव आए? फूड गैदरर से क्या बने, डोमेस्टिकेशन, जानवर को पालतू बनाया, फिर पालतू के साथ साथ शिकार भी करते थे, फिर खेती की शुरुआत हुई। फार्मिंग सेवरल ग्रेन्स, हेरिंग सॉरी बेरिंग ग्रास इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। तो इन सब की धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि कौन से सीजन में क्या उगाया जा सकता है। ये एक समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम में या फिर एक पल से एकदम से नहीं हो गया, ये इसमें समय लगा ऑब्जर्व करने में। समय लगा कि कौन से सीजन में कौन सा फल या फिर कौन सा एग्रीकल्चर खेती कर सकते हैं, तो ये बताया गया। हर्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन, पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स बाय गिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। तो ये बताया गया कि पीपल अट्रैक्ट करते थे जानवरों को आसपास, उनके घरों के आसपास क्या खाना रख के। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एनिमल। सबसे पहले जो जानवर था जिसको पालतू बनाने की कोशिश की गई वो क्या था, एंसेस्टर ऑफ डॉग, कुत्ते का ही एक पीढ़ी थी या फिर पूर्वज थी इसके, डॉग के, कुत्ते की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे सबसे पहले किसको पालतू बनाने की कोशिश की गई, कुत्ते के, डॉग के पूर्वज को। Later people encouraged animals that were relatively gentle to near the camps where they lived. तो धीरे धीरे लोगों में क्या हुई, सहानुभूति, जानकारी इकट्ठी हुई कि ये जानवर हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं, हमारे बचाव के लिए, हमारे जीवन निर्वाह में ये सहायता करेंगे। जैसे शिप हो गई, गोट हो गई मिल्क के लिए, कैटल हो, मवेशी हो गए, शिप। आपको पता है इन सबके जो ऊन होते हैं वो ठंड में बचाव के कारण धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व किया उनकी जो खाल है और या फिर जो उनके ऊन है उनसे हम आग जला सकते हैं, उनसे हम ठंड में बचाव कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी धीरे धीरे इकट्ठा की गई। पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय, तो उन्हें आपको भी बताइए अगर कोई आपकी सहायता कर रहा है तो आप उसको दूसरे जानवरों से या फिर किसी व्यक्ति से बचाएंगे क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। तो वो क्या करते थे, इन जानवर को दूसरे जंगली जानवरों से बचाते थे। हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ मिली, कौन से स्थान पर मिली। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। जो हमने मैप में दिखाया था मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। यहाँ पर कौन कौन सी व्हीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल ये सब मिले। राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन, ये कहाँ पर हुआ, कोल्डीवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैप में भी देख सकते हैं इसको, जो हमने ऊपर करा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको मार्क कर सकते हैं कि कोल्डीवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। महागना या फिर महागरा कहाँ पर है, यूपी में। और यहाँ पर से क्या मिला है, हूफ, जो खर्रा नहीं होता बैल का, उसी को कहते हैं, जैसे ऐसे शेप में होता है, उसी को कहते हैं हूफ। मार्स क्ले सरफेस कहाँ पर मिला है, महागरा, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से याद है, इसकी आप क्या कैपिटल भी बता सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल 6th क्लास के हिसाब से, इसलिए हम 6th क्लास के बच्चे से सिर्फ कैपिटल पूछ रहे हैं। भुजबम, ये देख लेते हैं पहले। गुफक्रान कहाँ पर है, कश्मीर में। कश्मीर की कैपिटल बता सकते हैं यहाँ पे। तो हमें एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठी करते रहनी चाहिए हमारे इंडिया के बारे में, या हमारे नॉलेज के लिए, और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है लोगों से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लाभदायक या फिर फायदेमंद होती है। भुजबम कहाँ पर है, जो हमने एकदम नॉर्थ में देखा था, ये जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से क्या मिले, डॉग, केटल, इन सबके अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या अवशेष है, उनके रिमेन्स, उनके बारे में जानकारी कहाँ कौन से स्थान से इकट्ठी हुई, ये इस साइड लिखा गया है, ये उनकी प्लेस, जगह के बारे में लिखा गया है। चिरांद, ये कहाँ पर है, बिहार में चिरांद। यहाँ पर क्या, बेल की, ये मेन मेन चीजें, जैसे बेल का अवशेष सिर्फ चिरांद में ही मिला है तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पिग का कहाँ पर मिला है, 2 जगह पे मिला है, आंध्र प्रदेश, हल्लूर जगह है आंध्र प्रदेश में, और हल्लूर। शुगर के अवशेष यही 2 जगह से मिले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है।
और जो डो है इसके अवशेष कहाँ बुरझोम में मिले, तो ये बताया गया यहाँ पे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हेलो ये सब, these are just some of the site which grain and bones have been found, यहाँ पर अनाज और हड्डियाँ मिली है। आपको भी पता है इतने पुराने तो पूरी अपनी जो रियल स्टेट है, जो असली अवस्था है उनको तो मिलेंगे और उनके हड्डियों के अवशेष नहीं मिलेंगे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ढूंढा गया। A new way of life, I had to stay in the same place for a long, a new way of life, नई जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीके में क्या बदलाव आया? पहले क्या करते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और शिकार पर निर्भर थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रासलैंड की उत्पत्ति हुई, उससे हर्डिंग, पशुपालन और खेती की शुरुआत हुई, जिससे वो क्या करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट, एक जगह परमानेंट स्टे करने लगे। कितने समय के लिए, लंबे समय के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपने खेती की तो आपको उसकी देखभाल भी तो करनी होगी, या फिर कुछ चीज उगाई या कोई पेड़ उगाया या फिर कुछ भी किया आपने, कोई भी एक्टिविटी की, तो आपको उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर निरंतर रहना पड़ेगा। कोई जानवर उसको खराब ना कर दे, मौसम को भी खराब ना कर दे। इसके कारण लोग लंबे समय के लिए एक स्थान पर क्या करने लगे, निवास करने लगे। ये मेन कारण था। अब ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड। अब आपको बताया कि जो वो था हमारा अनाज, वो हमने उगा लिया, लेकिन हम सारा अनाज जितनी मात्रा में उगाया है वो एक साथ खा थोड़ी सकते हैं। अगर हम अपने समाज में भी बांटते तब भी बहुत मात्रा में हमारे पास रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसको हमें बचाना पड़ेगा, बचाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके लिए फूड एंड सीड दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, इसलिए वो बड़े बड़े मटके बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, डक पिट्स बनाने लगे, जमीनों में गड्ढा खोद के वहां पर अनाज रख देते थे और ढक देते थे। इससे उनकी अनाज की क्या हुई, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान हुई, उनको सुरक्षा मिली। यही बताया गया कि क्या जीवन जीने के तरीकों में बदलाव आया। पहले वो कहाँ खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वही खेती करके उन्होंने खाना इकट्ठा करना शुरू किया। खाने की इकट्ठा करेंगे तो उसके सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए क्या क्या किया, ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। आपको भी बताया कि वो प्रजनन के द्वारा एनिमल्स क्या होंगे, एक साथ रहेंगे तो बढ़ेंगे, उनकी जो स्पीसीज है, उनकी जो मात्रा है, उनकी जनसंख्या है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये तो ऐसे एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, besides if they are looked after carefully they provide important source of food and meat। तो यही बताया गया कि उनकी जो बजाय, बजाय मीन्स यहाँ पर बताया गया कि जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, उनकी संख्या में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली, इंक्रीज या फिर बढ़ोतरी देखने को मिली, और वो क्या करते थे, फूड और मीट प्रोवाइड करते थे। If they are looked after carefully, they provide an important source of food and meat, क्योंकि वो फूड भी प्रोवाइड करते थे और मीट, यही बताएगा यहाँ पे। Towards settlement and archaeologists have found traces of huts। अब देखते हैं कि सेटलमेंट में क्या क्या देखने को मिले। जो सेटल लाइफ थी, एक जगह वो निवास करने लगे, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। तो हट्स, झोपड़ी के अवशेष मिले हाउस के सम साइड में, जैसे बुरजोंग में, कश्मीर में, जैसे गड्ढा बनाकर वो रहते थे। जैसे ये गड्ढा हो गया, यहाँ पर घुसे तो ये सीढ़ी यहाँ पर ऐसे उतरती थी। तो उससे ये क्यों बनाते थे, क्योंकि आपको भी पता है बुरजोंग जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण उन लोगों को वहाँ से पे ठंड से बचाव करना आवश्यक है, या फिर ठंड से बचाव करना पड़ता है, तो वो जमीन में बनाते हैं अपना घर, जिससे हम क्या कहते हैं, बुरजोंग इन प्रेजेंट डे इट्स हाउस कहते हैं। वे डग इनटू ग्राउंड एंड स्टेप्स लीडिंग इनटू, तो सीढ़ियाँ अंदर जाती है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, पहली तो एनिमल जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरी जो जलवायु है, मौसम है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये बताया गया है, ठंडे मौसम से सुरक्षा प्रदान करती है। फूड कुकिंग हर्ट्स बोथ साइड
तो यही है कि खाना वाना भी बना सकते हैं, पोर्ट्स हैव बीन फाउंड, तो इसमें खाना बनाते थे। ये बताया गया समटाइम्स डेकोरेटेड वर यूज्ड फॉर स्टोरेज, और जिसमें सजावट देखने को मिलती है वो किसके, एक शो ऑफ के लिए रखा जाता था। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट, ये सब बताया गया है। चावल और गेहूँ रखने के लिए यूज होता था वो पोर्ट्स। मेहरगढ़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन्स, कहाँ पर जो मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, ये हमने देख लिया है। वहाँ पर क्या था, फर्टाइल प्लेन, उपजाऊ मैदान वहाँ पर उपस्थित है, जो किसके पास है, बोलान पास, ईरान के। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ इनटू ईरान, ईरान में घुसने के लिए कौन सा पास इंपॉर्टेंट है, बोलान पास। ये एकदम पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस, तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस के एग्जांपल, ईच हाउस हैड टू 4 कंपार्टमेंट ऑफ व्हिच मे हैव यूज्ड फॉर स्टोरेज। यहाँ पर कैसे स्क्वायर हाउसेस के निर्माण या फिर उसके अवशेष की जानकारी मिली है, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर स्टोर हाउस, इसको हम अनाज किसी भी चीज़ को स्टोर रखने के लिए यूज करते थे, ये बताया गया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, व्हेन पीपल डाई रिलेटिव्स फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट एंड देयर, वहाँ पर इन्हीं जगहों में उन्हें गाड़ दिया जाता था, और उनके साथ उनकी जो खास चीज़ थी या फिर खाना या फिर कुछ भी उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो उनके साथ दफना दिया जाता था। इससे क्या दर्शाते हैं या क्या दर्शाया गया है, इससे आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो दर्शाया गया है कि पुनर्जन्म होता है। उन्हें लगता था कि जो उनके जो चहेते मर गए हैं और उन्हें अगर हम दफना रहे हैं, उनके साथ उनकी जो अच्छी चीज़ें या फिर जो फेवरेट चीज़ें या फिर खाना, ये सब उनके साथ दफना दें तो ये पुनर्जन्म में उनके उपयोग में आए, इसलिए वो दफनाते थे। आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग मानते हैं। व्हेन पीपल डाई, यही बताया गया है कि जो फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट या फिर उनकी भलाई के लिए ये सब चीज़ें करते थे। बिरियल इज वन सच अरेंजमेंट, ये बताइए। द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, गोट्स बकरी के साथ भी दफनाने की उसमें अवशेष देखे गए हैं, जिसका मतलब है कि सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, जो उनको अलग दूसरा जन्म होगा उसमें खाने में सहायता मिलेगी, खाने के लिए उन्हें मिल जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया। देखते हैं दाउजली हेडिंग, वन ऑन द हिल ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, दाउजली हेडिंग कौन से पहाड़ी पर है, कौन सी चोटी पर है, ब्रह्मपुत्र वैली में। दाउजली नियर रोड्स ऑफ चाइना एंड म्यांमार, चाइना और म्यांमार की जो क्षेत्र है उसके बीच में या उसके पास है। स्टोन टूल्स, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, ये स्टोन टूल्स हैं, यहाँ पे यूज होते थे। ग्रोइंग ग्रे एंड प्रिपेयर फूड, यहाँ की दिनचर्या के बारे में बताया गया कि यहाँ पे क्या, और जो अनाज थे उनको उगाया जाता था, खाना तैयार किया जाता था। जेड स्टोन बाउट फ्रॉम चाइना, ये स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिला है, दाउजली हेडिंग, जो कहाँ से लाया गया, चाइना से लाया गया। कौन सा, जेडेड राइट, जेडेड राइट, कहाँ से मिला, यहाँ से, कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र वैली में। और कहाँ से लाया गया ये टूल, चाइना से। टूल्स फॉर ऑफ फॉजिल एंड पोट्री, ये बताया गया यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉजिल का मतलब वही है जो गड़े हुए अवशेष होते हैं जानवर के, पेड़ पौधों के, जमीन के अंदर, जो सालों बाद ढूंढे जाते हैं, निकाले जाते हैं उसी। और न्यूलिथिक साइट, कैटल ह्यूक इन टर्की। और न्यूलिथिक साइट का हम जान लेते हैं, जो नई न्यूलिथिक साइट है जो 10,000 साल पहले प्राप्त जिनको किया गया, वो कहाँ पर है, टर्की में, जिसका नाम है कैटल ह्यूक। Several things were brought from great distance, flint from Syria. फ्लिंट कहाँ से प्राप्त हुआ, एक तरीके का क्या है, चीज है, ये सामान्य टूल है, कहाँ से मिला, सीरिया से। कोरी आप जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोरी, कोरी है ये, दो कोरी, शेल जो वाइट वाइट होते हैं उसी भी कहते हैं। कहाँ से मिला है, रेड सी। और शेल, शिल्प, ये कहाँ से मिला है, मेडिटेरियन सी से, यूज्ड इन द सेटलमेंट। देयर वर नो कार्ड्स,
कोई भी कार्ड्स नहीं थे। मोस्ट थिंग वुड हैव बीन कैरीड ऑन बैक ऑफ द एनिमल। कार्ट आपको जानते हैं, जो जानते हैं शॉपिंग मॉल में जैसे जाते हैं तो उसमें कार्ट होता है, उसमें रख देते हैं सारी चीज़ें। तो उस समय वैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। उसमें क्या था, एनिमल्स के जो पेट एनिमल्स पे ही ला के एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लाते थे, ये बताया गया। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। न्यूलिथिक साइट पूछे तो कैपिटल ल्यूविक जो कहाँ पर है, टर्की में। और जो कोरिया कहाँ से मिला, डेड सी से। क्रीट कहाँ से मिला, सीरिया से। शेल शेल है वो कहाँ से मिला, मेडिटेरेनियन सी से। तो यही है। अब पहले लेते हैं केव्स पेंटिंग, ये देख लेते हैं लेजेक्स इन फ्रांस। पहले लेते हैं कि जो पेंटिंग है वो कहाँ से मिली है, एक जगह है लेजेक्स, कहाँ पर, फ्रांस में। अब पहले लेते हैं केव सिचुएटेड साउथ वेस्टर्न फ्रांस नियर द विलेज ऑफ मॉन्टेगैनिक एंड डोर्डेनिक। यह डॉड, इसको डॉज रीजन भी कहते हैं, क्षेत्र, रीजन मीन क्षेत्र, यहाँ से मिला है ये साउथ वेस्टर्न फ्रांस में। जो फ्रांस है उसके दक्षिण पश्चिम में है। कौन से गाँव में, मॉन्टेगैनिक इन द डॉजनेट, ये डॉड या डॉन रिवर भी कह सकते हैं इसको, सॉरी डॉन रीजन, क्षेत्र, वहाँ पर मिला है। एक्सेप्शनल क्वालिटी साइड, जो पेंटिंग थी उसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम एक्सेप्शनल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एंड एंटीक्विटी एस्टिमेटेड टू बी 2000 साल, सॉरी 20,000 साल पहले की है। आपको भी पता है 20,000 साल पहले तो कौन सी एज में आएगी, कौन से रीजन में आएगी, पैलियोलिथिक में आएगी। अगर 12,000 साल के बाद की बात होती तो मेसोलिथिक में आती है, और 10,000 साल के बाद की बात होती तो इसमें आती नियोलिथिक में। लेकिन ये 20,000 साल पहले की बात तो 2 मिलियन से 12,000 साल के बीच में बात होती हो तो किस में आएगी, पैलियोलिथिक एज में आएगी। तो ये पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है क्योंकि 20,000 साल पहले की। द पेंटिंग कंसिस्ट प्राइमरीली लार्ज एनिमल। तो इसमें पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, एक बड़े से विशाल जानवर को दर्शाया गया है। ऑलॉक्स एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ एनिमल, कौन से जानवर की एक आकृति दिखाई गई है, लेदर्स पेंटिंग में, या फिर लेदर्स क्षेत्र है वहाँ पर ऑलॉक्स जानवर इंपॉर्टेंट है। तो ये बताया गया है कि पैलियोलिथिक एज में कौन सी पेंटिंग दर्शाई गई। तो यही बताया गया टेक अवे। इसमें क्वेश्चन है, यहाँ से चैप्टर यही समाप्त होता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। हंटर गेदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द। तो ये बताया गया जो हंटर गेदरर्स थे, शिकारी थे, जो पुराने लोग थे, वो गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि वो गुफा क्या करती थी, सुरक्षा प्रदान करती थी, किससे, रेन से, हीट से, विंड से। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस और नो, आपको बताना है कि वो गुफा क्या प्रदान करती थी, सुरक्षा, रेन से, हीट से, और कोई भी जंगली जानवर, इन सब से। तो स्टेटमेंट सही है नहीं। और सेकंड है, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 साल पहले मेसोलिथिक एज में। क्या हुई, घास के मैदान, घास के मैदान की निर्माण हुआ, घास के मैदान, ग्रासलैंड का निर्माण हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस और नो, यस या फिर नो, ये आपको अपनी कॉपी में या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आज की जो मेहनत है हमारी वो समझ में आई हो, जो हमने समझाया। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।